प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि द एम के एग्जाम बूस्टर्स डेली जीके जीएस प्रोग्राम में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस सीरीज का 7वां वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो इसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ से भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जाकर सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि इस तरह की वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। या वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन में सबसे पहले देखते हैं हम लोग पिछले जो सेशन था उनके अभ्यास प्रश्न के उत्तर को। ये प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च करने की बात कही है? इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। बीते दिनों छत्तीसगढ़ ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च करने की बात कही थी। आज कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ में इस योजना की शुरुआत की। आपको बता दें, इस योजना की लॉन्चिंग पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर की गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इस योजना से लगभग 19 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। तो आइए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, वनस्पतियों एवं उनके प्रकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला है रोजवुड, आबनूस और मोहोगनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा है साल, सागवान और शीशम शीतोष्ण पर्णपाती वन। तीसरा है वाज, चीर और यूकेलिप्टस शीतोष्ण सदाबहार वन। और चौथा है काइल, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ टुंड्रा वनस्पति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आपको बता दें, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, इसे हम लोग विश्लेषण के माध्यम से जानते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में रोजवुड, आबनूस और महोगनी जैसे वृक्ष पाए जाते हैं, अतः कथन एक सत्य है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में साल, सागवान, नीम, शीशम जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। और शीतोष्ण सदाबहार वनों में वाज, चीर, यूकेलिप्टस जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। साथ ही शीतोष्ण पर्णपाती वनों में वाज, एज और वीच जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे खट्टे फल भूमध्यसागरीय वनस्पतियों के उदाहरण है। और चीर, देवदार आदि शंकुधारी वृक्ष है। काइल, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ टुंड्रा प्रदेश की वनस्पति है। इस तरह की तरीके से देखा जाए तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ दिया है साल, सागवान और शीशम शीतोष्ण पर्णपाती वन के उदाहरण है, जबकि ये शीतोष्ण पर्णपाती नहीं, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के उदाहरण है। अतः कथन 2 गलत हो जाता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए आज के सेशन का दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण नहीं है? स्टेपी, सावाना, कंपोस या फिर लानोस? दोस्तों आपको बता दें, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, स्टेपी। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। आपको बता दें कि विभिन्न प्रकार के प्रदेशों में विभिन्न प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाने वाले घास के मैदान इस प्रकार है। पूर्वी अफ्रीका सवाना, ब्राज़ील में इसे कंपोस के नाम से जानते हैं, जबकि वेनेजुएला में लानोस के नाम से इसे जानते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में टाइपिंग में एरर है, तो हमें यहाँ इंग्लिश देखना है कि पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोस और वेनेजुएला में लानोस के नाम से इसे जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के जो घास हैं उसे। वहीं शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाने वाले घास की अगर बात करें, घास के मैदान की, तो है अर्जेंटीना में इसे पंपास के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड के नाम से और मध्य एशिया में स्टेपी के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका में जो प्रेरी है वो शीतोष्ण कटिबंधीय
प्रदेशों में पाए जाने वाले घास के मैदान है, जबकि यहाँ पे इसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के उदाहरण में शामिल किया गया है और बताया गया कौन सा इसका उदाहरण नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेपी। तो आइए आज के सेशन का तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को टाइगा वन भी कहा जाता है? ऑप्शन ए शीतोष्ण सदाबहार वन, ऑप्शन बी कंटीली झाड़ियाँ, ऑप्शन सी शीतोष्ण पर्णपाती वन और ऑप्शन डी शंकुधारी वन। आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शंकुधारी वन। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, इन्हें टाइगा वन भी कहा जाता है। अतः इससे स्पष्ट है कि ऑप्शन डी एकदम सही है। हिमालयी क्षेत्रों में इस प्रकार के वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं। ये लंबी एवं मुलायम लकड़ी वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। आपको बता दें कि इन वृक्षों की लकड़ियों का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्यतः अखबारी कागज बनाने के काम आते हैं। मुलायम लकड़ियों का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने में भी किया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि चीड़, देवदार आदि इस प्रकार के वनों के प्रमुख उदाहरण हैं। इन वनों में सामान्यतः सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर जैसे जानवर पाए जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय, भूमध्यसागरीय, मरुस्थलीय या फिर शीतोष्ण। आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमध्यसागरीय। आइए अब इसके विश्लेषण को देखते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर भूमध्यसागरीय वनस्पतियां पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। इसके अलावा ये वनस्पतियां संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका एवं दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है। लिहाजा भूमध्यसागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। भूमध्यसागरीय वृक्षों की मोटी छाल एवं पत्तियां बाष्पोत्सर्जन को रोकने में सहायक होती है। इस तरीके से हम देखें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमध्यसागरीय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्राज़ील के वर्षा वन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, भूमध्यसागरीय वन। आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आइए विश्लेषण देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। ये घने वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये गर्म क्षेत्र होते हैं और यहाँ साल भर अत्यधिक वर्षा होती है। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। ब्राज़ील के वर्षा वन भी इसी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का उदाहरण है। इस तरीके से देखें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। साथ ही आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ही पाया जाता है। एनाकोंडा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सांप है और ये ब्राज़ील के वनों उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ही पाया जाता है। साथ ही यहाँ रोजवुड, आवनूस और मोहगनी जैसे पेड़ भी पाए जाते हैं। आइए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के विस्तार को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की है। यह योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2017, 15, 16 या फिर 14? आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2017 में इसे शुरू किया गया था। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की हालिया बैठक में सरकार की एक बड़ी योजना प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। अब यह योजना 31 मार्च 2023 तक लागू रहेगी। इसके अलावा 2020-21 के लिए 7.40% की वार्षिक दर पर रिटर्न दिए जाने का भी फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि 2020-21 के बाद हर साल इसे ज़रूरत के हिसाब से तय किया जाएगा। इस योजना को 2017 में शुरू किया गया था।
योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम के जरिए किया जा रहा है। साथ ही योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु की जिक्र इसमें नहीं किया गया है। योजना के तहत वृद्धों को 1000 रुपये प्रति माह या 3000 रुपये प्रति तिमाही या 6000 रुपये प्रति छमाही या 12000 रुपये वार्षिक की न्यूनतम पेंशन दी जाती है। आपको बता दें कि 10,000 रुपये प्रति माह या 30,000 रुपये प्रति माही या 60,000 रुपये प्रति छमाही या 1,20,000 रुपये वार्षिक की अधिकतम पेंशन दी जाती है। आइए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोणार्क सूर्य मंदिर के सोलरीकरण अर्थात सोलराइजेशन के लिए एक योजना लॉन्च की है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? आपको बता दें, जहां तक कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात है तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, अर्थात यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। केंद्र सरकार ने उड़ीसा स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के सोलराइजेशन के लिए एक योजना शुरू की है। आपको बता दें, इस योजना में 10 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सोलर प्रोजेक्ट और विभिन्न सोलर ऑफ ग्रिड अनुप्रयोग जैसे सोलर पेड़ ट्रीज और सोलर ड्रिंकिंग वाटर कियोस्क की परिकल्पना की गई है। यह योजना सौर ऊर्जा के आधुनिक उपयोग और प्राचीन सूर्य मंदिर के बीच तालमेल और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य को रेखांकित करती हैं। आइए आज का अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। मछली उत्पादन के मामले में भारत विश्व में किस पायदान पर है? दूसरे, पहले, तीसरे या फिर चौथे? आपको बता दें, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। भारत मत्स्य उत्पादन में तीसरे और एक्वाकल्चर में दूसरे स्थान पर है, अतः ऑप्शन इसका सी, तीसरे स्थान सही है। भारत में अकेले मत्स्य पालन ने 145 मिलियन लोगों को रोजगार देने के साथ ही जीडीपी में 1.07% का योगदान दिया है। आपको बता दें, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के हालिया अनुमान के अनुसार भारत ने निर्यात से 334.41 बिलियन की आय अर्जित की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत एवं जवाबदेहीपूर्ण विकास को सुनिश्चित करना भी है। आइए आज का 9वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में त्रिपुरा की किस नदी को इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल रूट में शामिल किया गया है? गोमती, धलाई, जूड़ी या फिर फैनी? आपको बता दें, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गोमती नदी। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। त्रिपुरा की गोमती नदी को इंडो बांग्ला प्रोजेक्ट रूट में शामिल किया गया है। बीते दिनों भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल प्रागमन एवं व्यापार प्रोटोकॉल के दूसरे परिशिष्ट पर हस्ताक्षर हुए हैं। आपको बता दें कि इसके जरिए भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल यानी IVP रूटों की संख्या 8 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। रूट संख्या 9 और 10 के रूप में गोमती नदी के सोनामुरा दौद खंडी विस्तार का समावेशन त्रिपुरा तथा भारत और बांग्लादेश के आर्थिक केंद्रों से सटे राज्यों की कनेक्टिविटी में सुधार लाएगा। यह रूट 1 से लेकर 8 तक के मौजूदा सभी IVP रूटों को कनेक्ट करेगा। आइए आज का 10वां और अंतिम सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 21 मई, 23 मई या फिर 24 मई? आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाया जाता है, अर्थात ऑप्शन ए यहाँ सही है। आइए इसके विश्लेषण को देखते हैं। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस साल के इस दिवस की थीम है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। पहली बार 1993 में 29 दिसंबर को जैविक विविधता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चुना गया था, लेकिन दिसंबर 2000 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में अपनाया। आपको बता दें कि इस दिन को 22 मई 1992 को पारित किए गए नैरोबी फाइनल एक्ट को चिन्हित करने के लिए चुना गया था। साथ ही 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस
दोबारा 2 बार दोस्तों यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो आइए आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। खबरों में रहा शब्द अगापे चित्रामग्न क्या है? जीआई टैग प्राप्त एक मिठाई, एक परीक्षण किट, केरल का एक जनजातीय समूह या फिर तमिलनाडु का एक फेस्टिवल। आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, तो इसका जवाब देना ना भूलिएगा। तब तक जब तक मैं इस प्रश्न का उत्तर और ऐसे ही 10 और प्रश्नों के उत्तर के साथ और विश्लेषण के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होता हूँ, तब तक अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।